जय हिंद दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल दुनिया में आपका स्वागत है। तो चलिए आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर के आया हूँ, जो है सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर पहला हमारे आसपास का पदार्थ। इससे पहले जो मैं आपको आधा पढ़ा दिया था और आधा रह गया था, तो वो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा दूंगा। अगर आप वो पहली वीडियो आप अगर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाकर के आप देख सकते, तभी आपको जो ये जो मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप देखते हैं गलनांक। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है वो इसका गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273.16 के सुविधा के लिए इसे 0 सेल्सियस अर्थात 273 लेते हैं। यानी कि जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाए, कोई भी ठोस है, चाहे वो लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कोई भी ठोस हो, या फिर बर्फ हो गया, बर्फ और कोई सबके गलने का तापमान अलग अलग होता है। जैसे कि वो द्रव बन जाए, यानी कि गल के जो है ना द्रव बन जाए। अगर लोहा को गलाना चाहिए, लोहा को गलाने के लिए क्या होता है, ज्यादा तापमान देना पड़ता है जिससे वो द्रव बन जाए। लोहा को भी हम द्रव बना सकते हैं तापमान ज्यादा करके। तापमान अगर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगी, द्रव बन जाएगी। तो इसीलिए जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है वो इसका गलनांक कहलाता है। अब देखते हैं, जब बर्फ पिघलता है ना तो बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता है। जब बर्फ पिघलता है तो आप सोचते हैं जब बर्फ पिघलता है तो उसका तापमान बढ़ता है, बट ऐसा नहीं है। जब बर्फ पिघलेगा तो उसका तापमान नहीं बढ़ेगा, लगातार वो क्या करेगा, ऊष्मा प्रदान करेगा। ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद क्या होता है कि बर्फ के कणों के बीच जो होता है वो आकर्षण बल टूटता है। देखिए बर्फ ठोस होता है, एक ऐसे किसी भी शेप का हो सकता है बर्फ। तो क्या होता है, बर्फ ठोस होता है। जब तापमान वो बढ़ता है तो क्या होता है, उनके कणों के बीच की जो आकर्षण बल कम हो जाता है, यानी कि आकर्षण बल को तोड़ता है। इसलिए संगलन की गुप्त ऊष्मा तापमान बढ़ने नहीं देती। इस कारण जो है वो संगलन की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती है, क्योंकि उनके जो कणों के बीच की जो है आकर्षण बल को तोड़ता है। तो इसलिए उसका ना तापमान बढ़ता है और क्या पिघलता रहता है। तो चलिए अब समझ में आ गया। अब देखते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी उससे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को, यानी कि 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर, यानी कि उसके जितना उसके गलने की क्षमता है उसी क्षमता पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसे हीट की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि जितनी उसके हीट चाहिए, यानी कि गलने के लिए जितना उसे हीट चाहिए, यानी कि जितना उसे ऊष्मा चाहिए उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये आप याद कर लीजिए, आ सकता है ये पेपर में कि संगलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। चलिए अब आगे चलते क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब स्टार्ट करते क्वेश्चन। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव क्या होता है उबलने लगता है वह इसका गलनांक कहलाता है। यानी कि जिस तापमान पर क्या कोई द्रव उबलने लगेगा, यानी कि खोलने लगेगा, उसका क्या कहलाए, क्वथनांक कहलाए। जल का क्वथनांक क्या होते हैं 273 के, यानी कि 100 सेल्सियस प्लस 273 के, यानी कि 373 के। जल का क्वथनांक कितना होता है, 373 के होता है जल का क्वथनांक। अगर 100 सेल्सियस तापमान दे, यानी कि 273 के तो पहले से, और 100 सेल्सियस अगर तापमान दे तो क्या होता है, द्रव क्या हो जाएगा, उबलने लगेगा। इतना अगर तापमान दे तो द्रव उबलने लगेगा। अगर हम 25 सेल्सियस अगर तापमान दे तो क्या हो जाएगा, वो द्रव ही रहेगा, यानी कि वो द्रव ही रहेगा। वो क्या हो जाएगा, वो द्रव ही 100 सेल्सियस पे उबलने लगेगा। तो इतना जल का क्वथनांक अगर 100 सेल्सियस अगर तापमान दे, यानी कि तापमान यानी कि आधा, यदि 100 सेल्सियस कुछ ज़्यादा तापमान हो और तापमान देंगे तो क्या हो जाएगा, पानी हो जाए उबलने लगे। और 25 सेल्सियस अगर कर दे, अगर तापमान अगर हम 25 सेल्सियस रह जाए तो इसमें ना उबलेगा नहीं, उबल नहीं सकता, उबल नहीं सकता, यानी कि पानी जो वो नहीं उबल सकता है। अगर 0 सेल्सियस अगर तापमान दे पानी में, अगर 0 सेल्सियस अगर तापमान दे तो क्या हो जाएगा, वो बर्फ बन जाए। क्या हो जाए, वो बर्फ बन जाए, क्योंकि 0 सेल्सियस आप जानते हैं कि 0 सेल्सियस काफी ज्यादा नीचे लेवल का हो तो क्या होगा, वो जम जाएगी, इनके पानी जम के क्या हो जाएगी, बर्फ बन जाएगी। तो 0 सेल्सियस तापमान पे वो बर्फ बन जाती है और 100 सेल्सियस यानी कि तापमान पे वो क्या होती है, उबलने लगता है। तो वो इसका क्वथनांक कहलाएगा, इनके 100 सेल्सियस। तो अब चलते आगे की ओर। ऊर्ध्वपातन, कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदल जाते, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जो द्रव में बिना परिवर्तित हुए, देखिए बर्फ के क्या थे, पहले
द्रव में परिवर्तन होता है उसके बाद गैस में होता है, लेकिन ऐसे कुछ होते ठोस जो वो द्रव में परिवर्तन नहीं हुए, सीधा क्या हो जाएंगे, गैस में परिवर्तन हो जाएंगे और वापस ठोस बन जाएंगे। उस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। लेकिन बर्फ में ऐसा नहीं होता, बर्फ पहले तो ठोस रहता है, उसके बाद वो द्रव बनता है, उसके बाद वो गैस बनता है। ये 3 प्रक्रिया उसका चलता है बर्फ का। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका 2 ही प्रक्रिया चलता है, ठोस से सीधे गैस और गैस से वापस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहेंगे। तो ऊर्ध्वपातन के उदाहरण में कपूर या अमोनियम क्लोराइड। कपूर को गर्म कीजिएगा कि ये सीधा गैस बन जाएंगे और गैस से वापस ठोस में बन जाएगी। और अमोनियम क्लोराइड का भी ऐसा ही ये ठोस है। तो चलिए आपको अगर समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। दाब परिवर्तन, अब देखते हैं दाब परिवर्तन पर प्रभाव। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में से, अब गलत लिखे है, तो चलिए अब देखते हैं दाब परिवर्तन प्रभाव। यदि हम तापमान घटाने पर क्या करेंगे, पहले हम तापमान घटाएंगे, उसके बाद सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस जो है वो द्रव में बदल जाएगी। यानी कि पहले क्या करेंगे, सिलेंडर में गैस लेंगे, उसको पहले हम तापमान घटाएंगे तो उससे शीतलन प्राप्त होगी और शीतलन प्राप्त होने के बाद क्या करेंगे, हम संपीड़ित करेंगे। संपीड़ित का मतलब नहीं समझे, दबाना होता है, तो उसे हम दबाएंगे तो क्या कणों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, आस पास आ जाएगी और आस पास यानी कि दूरी कम हो जाएगी, उनके बीच की जो दूरी होगी वो कम हो जाएगी और वे क्या हो जाएंगे कि द्रव में वो बदल जाएंगे। और ज्यादा दाब बढ़ाने से क्या होता है, गैसों के कण नजदीक आ जाते हैं और नजदीक आ जाएंगे यानी कि दाब बढ़ाएंगे यानी कि संपीड़ित करेंगे तो गैस के कण के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और तो देखिए देखिए यानी कि 2 कण है, मान लीजिए 2 कण है, अब 2 कण है तो उसको मैं और दाब लगाऊंगा दोनों को। देखिए जैसे 2 आदमी को करते हैं, दोनों एक तरफ से धक्का लगाते हैं तो दोनों एक तरफ चिपक जाते हैं, वैसे 2 कण है और दोनों कण को अगर मैं धक्का लगाऊं तो वो क्या एक तरफ से पकड़ दे और दोनों को एक दूसरे से आकर्षित करेंगे। यानी कि धक्का लगाएंगे और हम दबाएंगे तो दोनों कण एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे यानी कि पकड़ेंगे और पकड़ के वो करेंगे यानी कि तो द्रव के कण जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते तो भी एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और क्या हो जाएगी, गैस जो है वो द्रव में बदल जाएगी। देखते हैं गैस को अगर द्रव में बदलना होगा तो उससे पहले क्या करना होगा, दाब बढ़ाना होगा। दाब यहाँ पे देख सकते हैं, ये पिस्टन है और ये सिलेंडर और ये क्या है, गैसों के कण है, यानी कि ये सब गैस है, सभी गैस है अंदर। और क्या पिस्टन से हम जब भी गैस को हम यानी कि दाब बढ़ाएंगे, पिस्टन से हम दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, गैस के कण नजदीक आते जा रहे, देखते हैं कितना नजदीक आते गया है। उसका तापमान घटाएंगे तो उससे शीतलन प्राप्त हो यानी कि ठंडा हो जाएगी तो ठंडक की वजह से क्या हो जाएगी, वह द्रव में बदल जाएगी। तो ऐसे ही करके वह द्रव में बदल जाएगी, गैस जो है वह द्रव में बदल जाती है। तो यहाँ पे देख सकते गैस ज्यादा यहाँ पे दाब बढ़ाते गया तो गैस के कण नजदीक आते गए और नजदीक आने की वजह से ये क्या हो गया, द्रव में परिवर्तन हो जाते हैं। तो चलिए अब चलते देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस गैसीय यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है, यानी कि बिना द्रव में बदले वापस गैसीय अवस्था में बदला जा सकता है, बिना द्रव अवस्था में बदले। इसके लिए दाब को क्या करना है, घटा करके 1 एटमॉस्फेयर तक करना होता है। यहाँ से आपको हो सकता है आपको क्वेश्चन यहाँ से आ जाए कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बिना द्रव में बदले कैसे हम गैस में बदल सकते हैं। तो आपको यही क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए आपको लिखना होगा वहां पे दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर करना होता है, तभी जाकर के वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधा द्रव में न बदले हुए सीधा गैसीय अवस्था में बदलेगा। यही से आपका क्वेश्चन आएगा स्कूल में। तो चलिए अब आगे चलते हैं, फिर देखते हैं वाष्पीकरण। द्रव से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं कि द्रव से वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। देखते हैं द्रव को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद क्या होते हैं, वो वाष्प में परिवर्तन हो जाते हैं और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे। अब देखते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि कुछ अपवाद भी होते हैं, कुछ खचड़ा भी होते हैं इसमें। तो अब इसमें देखते हैं सतही क्षेत्रफल यानी कि सतह के क्षेत्रफल जो तो एरिया बढ़ाने से क्या होगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और तापमान में वृद्धि। और हम तापमान और ज्यादा तापमान भी देंगे और द्रव में अगर ज्यादा तापमान देंगे तो वाष्पीकरण भी तेजी से बढ़ जाएगी, क्योंकि पदार्थों के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाएंगे तो जरूर है कि वो वाष्पीय हो गया और कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण क्या होती है कि वो जो है बढ़ने के कारण तापमान वाष्पीकरण जो है वो बढ़ जाएगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं।
चलिए अब देखते हैं वाष्पीकरण से क्या शीतलता होती है। हाँ, वाष्पीकरण से क्या होती है कि शीतलन प्राप्त होती है। देखते हैं हमें गर्मी के टाइम में हमें ज्यादा पसीना आता है, यानी कि और तो हम क्या करते हैं सूती वस्त्र पहनते। सूती वस्त्र पहनते तो वो क्या करते हैं अवशोषित कर लेते, यानी कि जितनी वाष्प होती है उसको अवशोषित कर लेते और अवशोषित करने के बाद कहते हमें सूती कपड़े से हमें ठंडक प्राप्त मिलती है। तो वाष्पीकरण होने के कारण यानी कि वाष्पीकरण हमारे शरीर से पसीना लुप्त हो जाएगी। किससे? सूती कपड़ा पहनेंगे तो उससे लुप्त हो जाती है, जल्दी से पसीना सूख जाती है और सूखने की वजह से वाष्पीकरण से शीतलता प्राप्त होती है। और देखिए बड़े बड़े मैदान में क्या होता है कि लोग पानी छिड़कते हैं और पानी छिड़केंगे तो वहां से क्या जो गर्म स्थान रहेगी और वहां से वो ऊर्जा लेकर के जो गर्मी होता है उससे हीट लेकर के वो पानी क्या हो जाएगी वाष्पित हो जाएगी और वहां का स्थान क्या हो जाएगी ठंडा हो जाएगी। तो वाष्पीकरण से शीतलता पड़ेगी। और एक एसीटोन है, एसीटोन को जब हाथ पे आप रखिएगा ना तो एसीटोन को और जैसे वो उष्मा प्राप्त होगी वो उष्मा लेकर के उड़ जाएगा और आपको क्या होगी शीतलन आपको हाथ पे शीतलन आपको प्राप्त हो जाएगी, यानी कि ठंडक आपको महसूस होगी आपके हाथ पे। यानी कि वाष्पीकरण से क्या होती है कि शीतलन महसूस होती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको समझ में आए तो आपको वीडियो आप अपने ग्रुप में या फिर अभी ऑनलाइन क्लास चली तो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा।